बातचीत हो गई, लगता है सिगरेट पीने वाला बात उनको हुआ होगा कि धुआं में मने उड़ गए। तेजस्वी यादव तो सोने के कटोरे से निकले, उससे खाने के बाद वो राजनीति में आए, वो अनुकंपा पर आए। दो भाई हैं, एक कंस है, एक शकुनी है। हमारा तो विचार है कि आप कोई भी चीज़ आप करिए, उससे पहले जनता को सबसे पहले राहत दीजिए। कोई खिचड़ी नहीं पक रही है और न पकने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमेशा ये कहते नजर आते हैं कि सत्तारूढ़ दल यानी JDU या BJP के नेता कभी महंगाई, बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सत्तारूढ़ दल के नेता चुप्पी साधे हुए रहते हैं और इसी कड़ी में आज हमारे साथ JDU के नेता मनोज लाल दास मनू जी मौजूद हैं और आज ये तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। आज उन तमाम मुद्दों पर वो बातचीत करेंगे जिसको लेकर बिहार की सियासी सरगर्मियां बेहद तेज हैं। मनोज लाल दास मनू जी हमेशा बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं और आज भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने बिहार के सियासी पाड़ा को चढ़ाया है। आज उस मुद्दे पे अपनी प्रतिक्रिया देने वाले हैं। सबसे पहले तो सर, सबसे जो इन दिनों मुद्दा है वो लाउड स्पीकर का मुद्दा है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के नेताओं की अलग प्रतिक्रिया चल रही है, अलग बयानबाजी बीजेपी के नेता दे रहे हैं और ऐसे में JDU इससे बचता नजर आ रहा है। लाउड स्पीकर मुद्दे को लेकर JDU क्या कहता है? देखिए, JDU क्या कहता है ये तो सामने है। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी JDU के सम्मान नेता हैं और उन्होंने इसे फालतू कहा, मतलब कि वर्तमान परिस्थिति में इसका कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन जहाँ तक आज लाउड स्पीकर के सवाल पर जो आज कोहराम मचा हुआ है, 8वां पास 9वां फेल, तेजस्वी यादव जी का भी इस पर बहुत बड़ा बयान आता है। लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो दिखाई जा रही है कि मस्जिद पर से और मंदिर पर से लाउड स्पीकर को उतारा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहीं से आदेश नहीं है कि आप मंदिर पर से नीचे उतारिए और मस्जिद पर से लाउड स्पीकर उतारिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है इसको रोकने की आप व्यवस्था कीजिए। तो मंदिर पर से आप उतार देंगे, मस्जिद पर से उतार देंगे, लेकिन जब आम नेताओं की जब बड़ी बड़ी सभा होगी उसमें अगर 1000 1500 लाउड स्पीकर लगती है तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना नहीं किया जा पा रहा है? जब सड़कों पर बारात निकलती है और कानून फोर आवाज़ में जब बैंड बाजा बजते हैं तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है? ये एक सोचनीय विषय है। और आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आज से 7 बरस 8 बरस की 10 बरस पुराना है। तो इस बीच में भी और कई सरकारें वहाँ रही हैं, इससे पहले भी माननीय योगी जी की सरकार रही है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्यों नहीं पालन किया गया? और देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्ष देश में सभी धर्मों का आदर करना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। तो ठीक जो अभी जिस तरह से ईद का माहौल है, इस समय से मस्जिद की बात करना, मंदिर की बात करना, ये कहीं से शोभा नहीं देता है। हम चाहते हैं कि लाउड स्पीकर केवल मंदिर से नहीं उतरे, केवल मस्जिद से नहीं उतरे, लाउड स्पीकर का उपयोग ही बंद हो जाए। अच्छा, बीजेपी के मंत्री हैं जनक राम, उन्होंने इस बात को उठाया था कि जो अजान होते हैं मस्जिदों पर वो लाउड स्पीकर के जरिए नहीं होना चाहिए क्योंकि छात्रों को बड़ी परेशानी होती है। इसके बाद से भी कई नेताओं के बयान इस पर आए। खुद शहनवाज हुसैन ने कहा है कि ये लाउड स्पीकर पर सियासत करना गलत है। इस बीजेपी के नेता जनक राम के बयान को किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, आदरणीय जनक राम जी बिहार के मंत्री हैं और जब बिहार सरकार के मंत्री हैं तो उनकी जो बोलने का बातचीत हो वो पार्टी की हैसियत से नहीं होना चाहिए, एक सरकार की हैसियत से होना चाहिए। अजान से अगर किसी की पढ़ाई को पहुंच रहा है, तकलीफ हो रहा है,
तो जब फिर मस्जिदों में मंदिरों में भी तो रामायण और महाभारत और आरती वगैरह ये सब चलते रहता है, तो हम क्यों किसी दूसरे को इसमें जाएंगे। अजान कोई 24 घंटा नहीं चलता है या आरती कोई 24 घंटा नहीं चलती है, उसका एक समय बंधा हुआ है। आरती का भी सवेरे शाम है, अजान का भी शायद पाँच बार है कि 4 बार है, उनका भी एक समय है। तो ये कहना कि इससे पढ़ाई बाधित होता है, इसको हम सही नहीं मानते हैं। अब वो मंत्री हैं तो मंत्री के बयान का हम कोई काट नहीं रहे हैं, लेकिन हम आग्रह उनसे करना चाहेंगे कि आप शपथ लेकर मंत्री बने हैं, और शपथ लेकर जब मंत्री बने हैं तो न आप हिंदू के मंत्री हैं न मुस्लिम के मंत्री हैं, आप बिहार के मंत्री हैं, बिहार की जनता के मंत्री हैं। तो जनता के भावनाओं के अनुसार उनको कोई बयान देना चाहिए। बिल्कुल। एक और बात है मनोज लाल दास जी, अगर हम देखें यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो हिंदुत्व को लेकर लगातार दिए जा रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं, हिंदुत्व को लेकर बहुत सारी बयानबाजियाँ की जा रही हैं। एक रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट के आधार पर भी ये माना गया कि भारत में पहले के मुकाबले ज़्यादा हिंदुत्व की बात हो रही है और उसमें हिंसाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जो कि हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। देखिए, किस हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व का परिभाषा ये कहीं से नहीं है कि हम एक विशेष धर्म के ही अनुयायी हो जाएं। हिंदुत्व का परिभाषा है कि समाज में सभी लोग, सभी धर्म के लोग जो दबे कुचले हैं उनको हम ऊपर उठाने का काम करें, तो वही हिंदुत्व है। और हिंदुत्व की बात जो भी हमारे राजनीतिक दल कर रहे हैं हम उनका समर्थन करते हैं, और जो अभी राजनीतिक दल इस हिंदुत्व को लेकर जिस तरह से चल रहा है और समाज में हिंसा का वातावरण हो रहा है, तो उसको वो 2 मिनट में समाप्त कर सकते हैं। उसको प्रचारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा में उस दल का पूर्ण बहुमत है, किसी की भी जरूरत नहीं है दूसरे के साथ। तो देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। देश में जो दूसरे धर्म के लोगों को जो अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है उसको समाप्त कर दें। तो जो संविधान का कानून बनेगा, जो संसद का कानून बनेगा, उसको सबको पालन करना पड़ेगा। देखिए, एक चीज़ मैं स्पष्ट कहता हूँ कि ये समाज केवल ये राष्ट्र अपना जो है केवल हिंदू से नहीं बचा हुआ है। ये राष्ट्र में उतनी ही पावर हिंदू का लगा हुआ है, तो उससे कम पावर मुसलमानों का नहीं लगा हुआ है। सिख के जो उनके सहभागिता है उनको हम भुला नहीं सकते हैं। हम ईसाई के लोगों को इस देश के प्रति जो उनका सोच है, उनके विकास के लिए जो उनकी भूमिका है, उसको हम नहीं कर सकते हैं। अब किस हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व और मुसलमान के बीच में एक तरह के पैदा करने वालों से हम पूछना चाहते हैं कि आज हिंदू के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी राजनीति करने वाले नेताओं अपने बेटे और बेटियों की शादी मुसलमान के साथ कर चुके हैं, उस पर कोई बवाल नहीं होता है। चाहे वो भाजपा के लीडर हों कि विश्व हिंदू परिषद के लीडर हों, जो हिंदुत्व की बात करते हैं उनके बेटे की शादी मुसलमान के साथ है, और उनके बेटे बेटियों ने जो शादी मुसलमानों से किया है वो मुस्लिम धर्म को स्वीकार करके किया है। समाज को आप बता दीजिए कि नहीं स्वीकार किए हैं। तो जब बड़े लोग किसी अपने बेटे बेटियों की शादी मुसलमान के साथ दूसरे धर्म के साथ कर ले तो कोई बात नहीं होती है। जामा मस्जिद के बुखारी के बेटे के साथ, भतीजे के साथ जब हिंदू लड़की का शादी होता है तो सब लोग उसमें शरीक होते हैं। लेकिन गांव के, कस्बों के, शहरों के अंदर में कोई अगर मुस्लिम युवक या मुस्लिम लड़की किसी हिंदू युवक या हिंदू लड़के के साथ शादी कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, हिंसा हो जाती है। तो ऐसे हिंदुत्व तो नहीं चलनी चाहिए हमारे विचार से। मैं कोई पार्टी का पक्ष नहीं रख रहा हूँ, लेकिन व्यक्तिगत आप जब आए, आम जनता की आप भावना को जब समझे, तो इस तरह के हिंदुत्व बहुत खराब है। अच्छा, यूसीसी समान कानून, समान नागरिक संहिता कानून को लेकर लगातार बवाल हो रहा था। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी कह रही थी कि ये कानून उत्तर प्रदेश में अब लागू हो जाएगा, उसके बाद बिहार में भी लागू होना चाहिए। इसमें तमाम धर्मों को समान कानून का सामना करना पड़ेगा, यानी तमाम धर्मों के लिए समान कानून होगा। उत्तराखंड में लागू हो चुका है। अब बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि तमाम बीजेपी शासित प्रदेशों में इसको लागू किया जाए। जेडीयू फिलहाल इस यूसीसी को लेकर कह रही है, जेडीयू के कई नेताओं की प्रतिक्रिया आ गई है कि इस तरह की कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे उत्तराखंड में कमेटी उस पर विचार कर रही है, अभी ये लागू नहीं हुआ है।
और समान कानून सभी धर्म के साथ होते। देखिए, सभी धर्म का एक अलग कार्यशैली होता है। हम हिंदू में भी कई पूजा कई तरह से करते हैं। तो देखिए, अभी के दृष्टि में हमारा तो विचार है कि आप कोई भी चीज़ आप करिए, उससे पहले जनता को सबसे पहले राहत दीजिए। आज हम 1100 रुपया में रसोई गैस खरीद रहे हैं, वहाँ कौन सा कानून काम करेगा? आज हम 250 रुपया में सरसों का तेल खरीद रहे हैं, यहाँ कौन सा कानून काम करेगा? आज हम जहाँ पहले 100 रुपया में 2 किलो दाल लेते थे, आज हम 150 रुपया में दाल ले पा रहे हैं, यहाँ कौन सा कानून काम करेगा? जब तक हमारा भूख भय और बेरोजगारी दूर नहीं होगी, तब तक आप कोई कानून बना दें, वो कोई कारगर नहीं है। हम व्यक्तिगत रूप से आपका ध्यान बताना चाहेंगे कि इस देश में दहेज प्रथा का भी कानून बना हुआ है। दहेज प्रथा का भी कानून बना हुआ है और सबसे अधिक मौत दहेज के कारण से होती है। तो क्या हो गया कानून का? ये आप हमको जवाब दीजिए ना। समान नागरिक अधिकार, समान बात, और इसकी क्या तुक है? अगर हम खाना खाते हैं तो खाना हमारा पचना न चाहिए। तो सबसे पहले भय, भूख, बेरोजगारी की ओर अगर हम जिस दिन आम जनता को बहाल कर देंगे, उस दिन तो कोई कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी या बिहार सरकार महंगाई पर ध्यान नहीं देती है, बेरोजगारी पर ध्यान नहीं देती है, युवाओं को 19 लाख युवाओं को रोजगार देने का बात किया, उस पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन इस तरह की बयानबाजी करती है और जेडीयू बीजेपी के जो नेता हैं वो लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब नेता प्रतिपक्ष वो बहुत कॉमन व्यक्ति हैं। उनके जैसा विपक्ष का नेता हमको लगता है कि पूरे देश में कहीं नहीं होगा, क्योंकि 8वां पास 9वां फेल जो व्यक्ति हो, वो व्यक्ति बिहार के शिक्षा और बेरोजगारी की क्या बात करेंगे? उनके सामने तो ये है ना कि किस तरह से दूसरे लोगों की ज़मीन अपने नाम पर करवा लें, उनके मकान को अपने नाम पर करा लें, उसको वो बेरोजगारी समझते हैं। अब उस विषय पर हम जाना नहीं चाहते हैं। जहाँ तक आपने नीतीश कुमार जी की बात कहा, तो शायद तेजस्वी यादव को नहीं पता होगा कि ये पिछले 2 वर्षों में लगभग 40 से 45 हज़ार लोगों की रोजगार दिया गया है। अभी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक बहाली भी निकाली है, बीपीएससी की बहाली चल रही है। तो जहाँ जहाँ रोजगार के उत्पन्न है, शिक्षकों की बहाली हुई है और शिक्षकों की बहाली चल रही है। तो नेता प्रतिपक्ष के पास तो है कि एक रोजगार दिया, उसके एवज में उनसे कुछ लिया। यहाँ तो रोजगार दिया, उनके एवज में कुछ नहीं लिया। तो ये तो इनको पता है नहीं। कुछ ही दिनों में वो 5 जून को बेरोजगारी को लेकर एक रिपोर्ट कार्ड भी पेश करने वाले हैं, सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये 2 भाई हैं, एक कंस है, एक शकुनी है। कोई अपने को अर्जुन मानते हैं, कोई जाकर मथुरा में डांस करते हैं। जब बिहार के जनता के ऊपर कोरोना जैसे महामारी में जब जनता तरस थी, तो ये दिल्ली में रासलीला मचा रहे थे। कहाँ थे तेजस्वी यादव? तो उनको बिहार की जनता से क्या पता हो? जो व्यक्ति नीचे से जिला के अध्यक्ष और से लेकर प्रदेश के महासचिव से लेकर कार्यकर्ताओं के बीच जो रहने का काम किया होगा, वही बिहार की जनता को दुख दर्द जानेगा। तेजस्वी यादव तो सोने के कटोरे से निकले, उससे खाने के बाद वो राजनीति में आए, वो अनुकंपा पर आए। अब वो उनको तो ये 5 जून को बताना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण क्रांति दिवस है और जेपी का ये एक असली दिवस है। उसी दिन संपूर्ण क्रांति का नारा लिया गया था। तो तेजस्वी यादव ये बताएं कि क्या राष्ट्रीय जनता दल में और कोई लीडर नहीं है जो विपक्ष के नेता बन सकते थे? राष्ट्रीय जनता दल में और कोई नेता नहीं है कि जो विधान परिषद में विपक्ष के नेता बन सकते थे, जो उनकी मां। तो देखिए, जहां सदन के अंदर भी जो नेता का सवाल होता है चुनने का, वो भी अपने परिवार में रखेंगे, तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो चलाते हैं, वो उसी में अपने ही सदस्यों के बीच में सारे लाभांश को बांटते हैं। तो ये रिपोर्ट कार्ड क्या तैयार करेंगे? रिपोर्ट कार्ड तो इनको तैयार करना चाहिए कि उनके पिता ने
कितने चारा घोटालों के पैसा के लेकर कहाँ कहाँ उन्होंने भवन बनाया। इनको रिपोर्ट कार्ड ये बनाना चाहिए कि उन्होंने इतने कम उम्र में कैसे ये अकुट संपत्ति दर्ज कर लिया। उनको रिपोर्ट ये बनाना चाहिए कि किन किन का ज़मीन उन्होंने अपने नाम से आवंटन करवा लिया है, किनका मकान अपने नाम से लिख करवा लेना। और नीतीश जी का रिपोर्ट कार्ड जो है वो बिहार की जनता फाइनल करेगी। और हम बोलते हैं अगर नीतीश जी का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं रहेगा तो वो अगले बार सत्ता में नहीं आएंगे। वो कोई तेजस्वी यादव की कृपा से थोड़े वहाँ मुख्यमंत्री बने हुए हैं। एनडीए अगर अपने कार्यों के अनुरूप नहीं जाएगी, सड़क के निर्माण या बिजली की व्यवस्था या स्वास्थ्य की व्यवस्था या जनता के आकांक्षाओं पर नहीं प्रतिगोपित हो जाएगी। अब इसके लिए ये रिपोर्ट कार्ड क्या होता है? रिपोर्ट कार्ड आम जनता के अंदर में कोई बात नहीं होता है, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं और मीडिया वाले की मजबूरी है कि उनको दिखाना, इसलिए वो दिखा रहे हैं। आज वो विपक्ष के नेता पर से हट जाए ना, उनको कोई मीडिया वाला भी पीछे पीछे नहीं जाएगा पूछने के लिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, सियासी इफ्तार को लेकर ये आखिरी सवाल है मनोज लाल जी। देखिए, लगातार सबसे पहले राजद ने इसकी शुरुआत की, दावत इफ्तार, उसके बाद फिर जेडीयू ने इसको किया, उसके बाद मांझी जी ने किया, कांग्रेस ने किया। इस दावत इफ्तार में एक चीज़ समान रही, वो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात। नीतीश कुमार, जब जेडीयू ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, उस वक्त नीतीश कुमार खुद ड्रॉप करने आए तेजस्वी तेज प्रताप को। तो ये कयासों का बाजार गर्म रहा कि नीतीश कुमार जल्द ही राजद में शामिल हो सकते हैं, जल्द ही वो तेजस्वी यादव के साथ हो सकते हैं। देखिए, होता क्या है ना कि जब आपके पास कोई काम नहीं रहेगा विपक्ष के पास या इस तरह के, तो एक इस तरह की अफवाह, उस रात में तो तेज प्रताप का भी एक बयान आया था कि उनके नीतीश कुमार जी सीक्रेट बातचीत हुई, सीक्रेट बातचीत हो गई। लगता है सीक्रेट पीने वाला बात उनको हुआ होगा कि धुआं में मने उड़ गए होंगे। देखिए, इफ्तार पार्टी धर्म के नाम पर होता है और तमाम, आज से नहीं कई वर्षों से, हम लोग, आप लोग छोटे भी होंगे, जन्म भी नहीं लिए होंगे, तब से ही इफ्तार पार्टी चल रही है। और पिछले समय में भी जब लालू यादव इफ्तार पार्टी देते थे तो मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार उसमें भाग लेते थे और लोगों को भाग लेना चाहिए। क्या सैयद शाहनवाज हुसैन भी इनके इफ्तार पार्टी में थे, तेजस्वी के? अवधेश नारायण सिंह भी थे। लेकिन चिराग पासवान ने कहा कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो पैदल राबड़ी आवास तक गए। पैदल इस तरह किसी मुख्यमंत्री का जाना ये कोई सामान्य बात नहीं है। चिराग ने नहीं कहा, सारे लोगों ने कहा। तो अब सबको, अब मेन बात है कि जो कहा उनकी बुद्धि कहाँ जाएगी, इसको न देखना है। हमको इस गेट से निकलते हैं और सामने के गेट में उनका घर पड़ता है, तो हम इसके घूमने के लिए, अब मुख्यमंत्री का काफिला चलेगा तो पूरे रोड सड़क जाम होंगे। पूरे चारों तरफ से उग्रवाही करने के बजाय अगर हम पैदल वहाँ से निकल कर चले आए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई और ये कोई मामला नहीं हुआ। अपने घर से निकले और सामने आपका घर है, तो हम अगर पैदल वहाँ चले जा रहे हैं तो ये तो और अच्छी बात है ना। या कि कोई हमारे यहाँ आए लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव को छोड़ने के लिए गए। वो तेजस्वी यादव को छोड़ने के लिए नीतीश कुमार नहीं गए थे, वो विपक्ष के नेता थे और विपक्ष के नेता की हैसियत भी मुख्यमंत्री के समान ही होती है, चाहे वो उस लायक हो या नहीं लायक हो, ये अलग सवाल है। लेकिन चूंकि जनता ने उसे दिया है और विधानसभा में वो विपक्ष के नेता हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने अतिथि देवो भव के रूप में जो होना चाहिए, आए हुए अतिथियों के बाहर गेट तक छोड़ना, तो ये कोई इस पर कहीं से कोई सियासत नहीं है। लोग बोलते हैं कि तेजस्वी यादव और ये नीतीश कुमार जी मिल रहे हैं, कोई बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी दिल्ली जा रहे हैं, उपराष्ट्रपति बन रहे हैं, राष्ट्रपति बन रहे हैं। अच्छी बात है, राष्ट्रपति बन जाए, उपराष्ट्रपति बन जाए, बिहार का नाम हो, वो अलग बात है। लेकिन अभी कोई ऐसी बात नहीं है, कोई खिचड़ी नहीं पक रही है और न पकने वाली है। अभी जनता दल यू और बीजेपी का जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, वो अटूट है और 2025 तक अटूट रहेगी। भविष्य में क्या राजनीति का समीकरण बनता है, क्या बिगड़ता है, इस पर तो मैं क्या, कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने के लिए सक्षम नहीं है। वो जो बदलाव की स्थिति होती है, समय परिस्थिति के अनुसार
राज्य भी चलता है, समाज भी चलता है, देश भी चलता है और राजनीति और गठबंधन भी चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई खिचड़ी नहीं पक रही है, साफ तौर पर जेडीयू के नेता हैं मनोज लाल दास मनु जी, उन्होंने कह दिया है। विपक्ष जो आरोप लगा रही है, लगातार कह रही थी कि कोई खिचड़ी पक रही है, कोई खिचड़ी जेडीयू खेमे में नहीं पक रही है। जब तक 2025 तक अटूट है एनडीए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, एनडीए के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो फिलहाल तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा, प्रतिक्रिया दी मनोज लाल दास मनु ने। और फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।